हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। नाउ हम डिस्कस करें बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 3 विवर्तन डिफ्रैक्शन का। आगे के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह फ्रेनेल का अर्धकाल जोन का सिद्धांत समझाइए। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, अर्धकाल जोन या अर्धवर्ती कटिबंध क्या है? समतल तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर आयाम का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। सो चलिए देखते हैं अर्धकाल जोन क्या होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा जिससे कि आप उसे समझ लें। अर्धकाल जोन रेफरेंस ले लेते हैं कि अर्धकाल जोन क्या है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। सो अर्धकाल जोन क्या है? फ्रेनेल ने बताया कि जो प्रकाश तरंगे हैं, हमें मालूम है कि वहाँ प्रकाश जो है तरंगों के रूप में भी और कण के रूप में भी गमन करता है। तो प्रकाश की दोनों नेचर है, तरंग नेचर एंड कर्ण नेचर। तो तरंग नेचर को उन्होंने अध्ययन किया। तो प्रकाश जो है तरंगों के रूप में गमन करता है इन्वायरमेंट में। सो जब भी किसी उन्होंने तरंगों का एक तरंगाग्र लिया एंड एक फ्रेम को लेते हुए उसका अध्ययन किया, तो किसी तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो है फ्रेनेल ने एक विधि दी जिसे हम अर्धकाल जोन विधि कहते हैं। उन्होंने बताया कि अब जो तरंगाग्र है वो बहुत सारी तरंगों से मिलकर बना होता है इस प्रकार से, लेकिन हम सभी का मेजरमेंट एक साथ नहीं कर पाएंगे। सो इन्हें तरंगों को जो तरंगाग्र है इस प्रकार से तरंगे गमन करती हैं, तो इनको छोटे छोटे कटिबंधों में विभाजित कर दिया, छोटे छोटे ब्लॉक में इन्हें बांट दिया। इन्हें ही हम जोन या फिर कटिबंध कहते हैं। यह होता है अर्धकाल जोन। अब इनका हम यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेनेल की विधि के अनुसार दिए गए तरंगाग्र को छोटे छोटे कटिबंधों जोन में इस प्रकार विभाजित करते हैं। इनके विभाजित करने का तरीका क्या होता है कि किसी भी कटिबंध के दोनों किनारों से बिंदु P पर पहुंचने वाले, जिस बिंदु पे भी हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो उस बिंदु पर पहुंचने वाली जो प्रकाश तरंगों की जो लगा समय होगा उस बिंदु तक तरंगों को पहुंचने में पाई, या फिर हम यह कह सकते हैं जो लगा समय अंतराल है वह अर्धकाल अर्थात उस लगा समय का आधा हो, इस प्रकार से उन्हें विभाजित किया जाता है। इन छोटे छोटे कटिबंधों को अर्धकाल जोन कहते हैं और इस प्रकार से उन्हें विभाजित किया जाता है। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है। हमने माना है कि माना अनंत पर स्थित एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा तरंगदैर्ध्य का तरंगे उत्पन्न कर रहा है। हमारा कोई प्रकाश स्रोत है जो कि इन्फिनाइट में स्थित है एंड जो प्रकाश है वह तरंगों के रूप में गमन करता है एंड हमें किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता ज्ञात करनी थी, इसलिए हमें एक तरंगाग्र लेना था। तो हमने अनंत पर स्थित कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, वह तरंगे रिलीज कर रहा है एंड हमने उसका एक तरंगाग्र ले लिया है जिसे हम एक फ्रेम वाइज अध्ययन करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षणों में उनकी अलग अलग तरंगाग्र होगा, अलग अलग तरंगों की अलग अलग तीव्रता होगी, इसलिए हमें एक कांस्टेंट फ्रेम लेना होगा। सो हम यहाँ वही करेंगे, एक कांस्टेंट फ्रेम ले लेंगे। अनंत पर स्थित एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो कि एन लैम्डा तरंगदैर्ध्य की कोटि की तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं से किसी क्षण पर प्राप्त समतल तरंगाग्र हमने ABCD ले लेंगे, जो कि हम चित्र में हमने बनाया हुआ है, आप देख पाएंगे, जो दाईं ओर आगे बढ़ रहा है एंड हमें किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। प्रेक्षण बिंदु P से तरंगाग्र पर अभिलंब हम PO डाल देंगे अध्ययन करने के लिए, जो तरंगाग्र के बिंदु O पर मिलता है एंड बिंदु O जो है वह तरंगाग्र पर बिंदु P के लिए ध्रुव का काम करता है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से तरंगाग्र लिया हुआ है एंड अलग अलग कंडीशन में तरंगाग्र अलग अलग होंगे, लेकिन हमें मेजरमेंट करने के लिए हमने यहाँ फ्रेम ले लिया है जो कि हमारा स्रोत है जो अनंत पे स्थित है। एंड ABCD हमने फ्रेम ले लिया है। यहाँ पे इसका P सेंटर है, P जो है सेंटर है जिसमें हमें प्रकाश की तीव्रता की गणना करनी है एंड O जो है वह इस तरंगाग्र का सेंटर है एंड यहाँ P के लिए ध्रुव का कार्य करेगा। एंड इन्हें इस तरंगाग्र को भी हमने अलग अलग जोनों में कटिबंधों में विभाजित कर दिया है, क्योंकि अलग अलग जोन की अलग अलग एनर्जी होगी। अब जैसे कि हमने माना है चित्र के अकॉर्डिंग, जो हमारा P है जिसमें हमें ज्ञात करनी है तीव्रता एंड O है जो कि तरंगाग्र का ओरिजिन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमने वह B मान ली है। अब बिंदु P को
केंद्र मानकर तथा पी M1 जो बिंदु P को हमने अब यहाँ पे केंद्र माना है एंड पी M1 जोन की जो डिस्टेंस है तरंग दैर्ध्य लैम्डा तरंग दैर्ध्य का तरंगाग्र है हमारा, तो अर्ध का b प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार पी M2 की हो जाएगा b प्लस लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2 एंड पी N जो हो जाएगा b प्लस n लैम्डा बाई 2। त्रिज्या के गोले खींचते हैं। समतल तरंगाग्र पर इन गोले की काट समकेंद्रिक वृत्ताकार प्राप्त होती है। जो फ्रेनेल का विवर्तन का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हमेशा समतल समकेंद्रित वृत्ताकार काट प्राप्त हमें होती है। एंड त्रिज्या हम इसकी OM1 OM2 एंड OMN मान लेंगे। चित्र के द्वारा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस फ्रेम को यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, हमें बिंदु P पर क्या है प्रकाश की तीव्रता की गणना करनी थी। सो हमने यहाँ पे P एक सेंटर मान लिया है एंड इससे हमें तीव्रता की गणना करनी है एंड अलग अलग जोन में हमने विभाजित कर दिया क्योंकि अलग अलग जोन की अलग अलग एनर्जी होती है। सो इसी को केंद्र को सेंटर मानते हुए हमने O से B की जो डिस्टेंस है मान लिया है कि B डिस्टेंस में यहाँ बिंदु P है। एंड अब यहाँ पे O इसी को सेंटर मानते हुए हमने एक जोनों में विभाजित कर दिया, तो यह क्या है त्रिज्या का काम करेगा। सो यह हो जाएगी इसकी त्रिज्या OM1 OM2। यहाँ पे ये तरंगाग्र का सेंटर था तो O से M1 की जो डिस्टेंस है यह इस वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगी एंड इसी प्रकार OM2 इस जोन के लिए त्रिज्या हो जाएगी एंड OMN इसी प्रकार बहुत सारे OMN के लिए OMN त्रिज्या हो जाएगी। एंड इनकी जो हमारी तरंग दैर्ध्य है वह लैम्डा कोटि की है। सो यहाँ पे इसकी OMN में इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वह B प्लस इसकी डिस्टेंस प्लस लैम्डा तरंग दैर्ध्य का आधा हाफ। इसी प्रकार बहुत सारी जब तरंग अगर यहाँ पे एक और हम जोन लेते तो यहाँ पे B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 होता, लेकिन हमने यहाँ पे MN ले लिया है। सो यहाँ पे क्या है B प्लस n लैम्डा बाई 2। अब जो हमने प्रथम जोन बनाया है, प्रथम वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल प्रथम अर्धकाल जोन कहलाता है वह हमारा, क्योंकि इसके सिरे बिंदु M1 से जो हमारा सिरा जो है बिंदु M1 जो हमने माना है चित्र में आप देखा है आपने, से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग तथा इसके केंद्र बिंदु O से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग के मार्ग में लैम्डा बाई 2 या कालांतर पाई या समयांतराल T/2 अर्धकाल कहलाता है। अर्धकाल है, हमें पता है कि हमने जो डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 मानी थी, अर्धकाल इतना समय लग रहा है। इसी प्रकार द्वितीय वृत्त व प्रथम वृत्त के बीच घिरा क्षेत्रफल द्वितीय अर्धकाल जोन कहलाता है। देखिए जिस प्रकार से वह आगे बढ़ते गए बहुत सारे जोन। अर्धकाल जोन क्या होता है कि प्रकाश तरंग का बिंदु तक पहुंचने में लगा समय का आधा। सो यहाँ पे आप देखेंगे इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में डिस्टेंस हमारी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बाई 2 कोटि की हमने लिए तो लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार यह प्रथम, ये हमारा प्रथम है तो ये प्रथम वृत्त जो है हमारा प्रथम अर्धकाल जोन कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम M2 लेते हैं तो यह हमारा द्वितीय अर्धकाल जोन कहलाएगा और यह हमारा तृतीय अर्धकाल जोन, लेकिन हमने यहाँ पे MN ले लिया है इसलिए यह MN अर्धकाल जोन कहलाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि M1 P के बीच की डिस्टेंस है अर्धकाल जोन की जो वैल्यू आ रही है इसके लिए B प्लस लैम्डा बाई 2 आ रही है, M2 P के लिए क्या आ रही है B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, अर्थात M2 व M1 के बीच बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मार्ग अंतर क्या होगा लैम्डा बाई 2 होगा या कालांतर जो है पाई हम यह कह सकते हैं, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं जो हमारा समय अंतर है वह अर्धकाल जो समय लग रहा है उसका आधा है, मतलब T/2 है। सो अगर इसी प्रकार हम N-1वें वृत्त की बात करें तथा Nवें वृत्त की बात करें, क्योंकि तरंगे तो बहुत सारे तरंगाग्र बना रही हैं, इन सभी के लिए हमने अध्ययन के लिए अलग अलग जोनों में उनको डिवाइड कर दिया है, उनको प्रथम वृत्त, द्वितीय वृत्त, तृतीय वृत्त इस प्रकार से नाम दे दिया। तो N-1वें व Nवां जो वृत्त होगा उनके बीच से घिरे वलयाकार पट्टी को Nवां अर्धकाल जोन कहते हैं। अतः किन्हीं भी दो क्रमिक वृत्तों के बीच घिरी वलयाकार पट्टी का अर्धकाल जोन हम उसे कहते हैं। अतः किन्हीं भी दो क्रमिक वृत्तों के बीच घिरी जो वलयाकार पट्टी है
को अर्धकाल जोन कहा जाता है। यहाँ अर्धकाल जोन क्या होता है यहाँ आपको क्लियर है। अर्धकाल जोन की डेफिनेशन कि किन्हीं भी दो क्रमिक जो वृत्त हैं उनके बीच जो घिरे वलयाकार पट्टी होती है वह अर्धकाल जोन कहलाता है। हमें यहाँ परिणामी आयाम के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना था, तो परिणामी आयाम के लिए अब हम यहाँ पे व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे फ्रेम ए बी सी डी में। तो संपूर्ण तरंगाग्र ए बी सी डी के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम तरंगाग्र के सभी अर्धकाल जोन के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विक्षोभ के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। प्राप्त विक्षोभ के आयाम के बराबर होता है। जो हमारा संपूर्ण तरंगाग्र जो हमने अनंत पे स्थित हमारा जो प्रकाश स्रोत हमने माना था एन हमने अलग उसकी तरंगाग्र अलग अलग है, तो हमने एक फ्रेम बना लिया था और उसका हमें अध्ययन करना था किसी बिंदु P में उसमें संपूर्ण तरंगाग्र प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। संपूर्ण तरंगाग्र ए बी सी डी के कारण बिंदु P में जो परिणामी आयाम है तरंगाग्र के सभी अर्धकाल जोन के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विक्षोभ। देखिए सभी अर्धकाल जोनों की तरंगदैर्ध्य की तीव्रता अलग अलग थी, तो सभी में अलग अलग विक्षोभ उत्पन्न हो रहा था। मतलब सभी लोग अपनी अलग अलग तीव्रता उस बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता रख रहे थे के अध्यारोपण। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग अध्यारोपण मतलब एक ही बिंदु पर अलग अलग। ये चित्र मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। हमने माना है कि बिंदु P है हमारा और यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता की हमें गणना करनी, तो यहाँ पे ये अलग तीव्रता दे रही है, यहाँ पे ये अलग तीव्रता दे रही है, यहाँ पे ये अलग तीव्रता दे रही है, यहाँ पे ये अलग तीव्रता दे रही है। तो इस बिंदु P पर अलग अलग पॉइंट एक ही पॉइंट में अलग अलग तरंगे जो हैं अध्यारोपित हो रही हैं, अलग अलग अपनी अपनी तीव्रता दे रही है। तो इस घटना को हम व्यतिकरण प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगर आपको अच्छे से याद होगा प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है सेकेंड यूनिट में, तो आप जरूर देखिएगा इसे। अलग अलग जो अर्धकाल जोन है वह अलग अलग तीव्रता उत्पन्न कर रहे हैं बिंदु B पर। विक्षोभ के अध्यारोपण से प्राप्त विक्षोभ के आयाम के बराबर होता है। जो हमें अध्यारोपण से जो प्राप्त विक्षोभ है वह आयाम के बराबर होता है, यह बताया गया है। तो अगर हम ये विक्षोभ कैलकुलेट करके जोड़ लेंगे तो हमें जो आयाम का व्यंजक है वह मिल जाएगा। तो माना प्रथम द्वितीय व एनवा जो अर्धकाल है वे अर्धकाल जोन से बिंदु P पर उत्पन्न विक्षोभ के आयाम क्रमशः कितने हैं। हमने माना कि प्रथम के द्वारा R1, द्वितीय के द्वारा R2, इसी प्रकार एनवा अर्धकाल जोन के द्वारा Rn जो है तीव्रता उत्पन्न की गई, विक्षोभ उत्पन्न किया गया। यहाँ पे स्पष्ट है कि जो R1 है वह बड़ा है, R2 जो है R1 से छोटा है, R1 R2 से छोटा R3 है, इसी प्रकार Rn सबसे छोटा होगा, अर्थात ये आयाम घटते क्रम में होंगे। जो सेंटर की तीव्रता है वह और अधिक है, फिर जिस तरह से सेंटर से दूर होते गए अर्धकाल जोन उनकी तीव्रता कम होते गई। चूँकि किन्हीं भी दो क्रमागत अर्धकाल जोन है से बिंदु P की माध्य दूरियों का अंतर जो है हमने देखा है λ/2 है, अतः दो क्रमागत अर्धकाल जोन के संगत भागों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों का अर्धकाल क्या होगा, पाई होगा, पाई होता है, अर्थात तरंगे विपरीत कला में होती हैं। अतः बिंदु P पर संपूर्ण तरंगाग्र के कारण परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि R1 की जो वैल्यू है वह R2 से ज़्यादा थी, तो हमें संपूर्ण तरंगाग्र ज्ञात करना है। R2 से R1 से R2 को घटा देंगे, इसी प्रकार R3 से R4 को घटा देंगे, तो जो तीव्रता आ रही है, जो डिस्टेंस तीव्रता आ रही है वो हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे कि हर जोन के द्वारा कितनी तीव्रता आरोपित की जा रही है बिंदु P पर। तो परिणामी निकालने के लिए R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, इसी प्रकार Rn माइनस 1 हम कर लेंगे। यह हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। एन उपर्युक्त समीकरण जो आप देख रहे हैं में यदि n सम है, अगर हम जो अर्धकाल जोनों की संख्या अगर 5 हुई तो यह भी सम है, लेकिन अगर 6 हुई तो यह सम है। सम है तो Rn धनात्मक होता है, हमेशा याद रखिएगा। n यदि जो n है, जैसे कि 5 संख्या आती है अर्धकाल जोन, 5 तो कभी नहीं आएगी, हमेशा ज़्यादा आती है, बट हम 5 यहाँ पे ले रहे हैं।
5 आई तो विषम है, तो Rn जो है हमारा जो परिणामी आयाम होगा वह संपूर्ण तरंगाग्र का परिणामी आयाम वह ऋणात्मक चिन्ह वाला होता है, ऋणात्मक होगा। यहाँ एकांतर क्रम में धनात्मक और व ऋणात्मक चिन्ह उनमें कलांतर व्यक्त करते हैं। देखिए हमने देखा है कि प्रथम जोन एंड द्वितीय जोन के बीच के कलांतर में अंतर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि द्वितीय जोन से प्राप्त तरंग प्रथम जोन से प्राप्त तरंग के सापेक्ष विपरीत कला में, पाई कलांतर होता है तो विपरीत कला में होती है, इसलिए R1 जो है हमारा वह धनात्मक तथा R2 जो है वह ऋणात्मक लिया गया है। इसी प्रकार तृतीय जोन से प्राप्त तरंग द्वितीय जोन से प्राप्त तरंग के सापेक्ष विपरीत कला में है, लेकिन प्रथम जोन से प्राप्त तरंग के सापेक्ष समान कला में है, इसीलिए R3 जो है वह धनात्मक लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण 1 से हम यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप करते हैं, अब हम समीकरण 1 जो है हमारा उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1/2। y2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जोनों में अंतर क्या है, λ/2 तरंग दैर्ध्य का अंतर है, इसीलिए। और अभी डिस्टेंस हमने परिणामी निकाला R1 का, परिणामी एंड R2 के बीच के डिस्टेंस, तो R1/2 कह रहा है प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2। क्योंकि R1 और R3 पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन R2 जो है नेगेटिव विपरीत होने के कारण माइनस में है। विषम संख्या इसी प्रकार R3/2 माइनस R4 प्लस R5/2। इसी प्रकार हम n तक कर लेंगे यदि n विषम संख्या है हमारी, या फिर n अगर हमारा सम है तब हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4/2 प्लस R5/2 डेस Rn-1/2 माइनस Rn होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था Rn/2 बस था, लेकिन यहाँ पे Rn-1/2 माइनस Rn, तो हमने इस इक्वेशन सेकंड दे दिया है यदि n हमारा सम है तब। तो जैसे जैसे हम n की संख्या बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे n बढ़ता है तो क्रमागत आयामों में अंतर घटता जाता है, जो क्रमागत आयाम है उनमें अंतर घटता जाता है। अतः हम मान सकते हैं कि प्रत्येक आयाम अपने से पहले तथा बाद के जो आयाम हैं के समांतर माध्य से छोटा होता है। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, हमें मालूम है कि दो को जिनका हमें ज्ञात करना है और जितने चीज़ों का हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कि हमें R1 और R3 का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ देंगे, जितनी संख्या उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसी प्रकार जो आयामों का समांतर माध्य जो है हम ज्ञात कर लेंगे, R2 इज लेस देन R1 प्लस R3/2, या R3 इज लेस देन R2 प्लस R4/2, या R4 इज लेस देन R3 प्लस R5/2। अतः उपरोक्त श्रेणी से में प्रत्येक ब्रैकेट की राशि धनात्मक होगी। तब समीकरण 2 से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यह हो जाएगा R इज ग्रेटर देन R1/2 प्लस माइनस Rn/2, जिसे हमने इक्वेशन 3 दे दिया है। यदि n हमारा विषम है तो चिन्ह धनात्मक होता है, तथा यदि n सम है तो चिन्ह ऋणात्मक होगा। इक्वेशन 3 में समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, R1 जो कि हमारा समीकरण 1 था, यहाँ पे यह हमारा समीकरण 1 था। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 की मदद से, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2/2 माइनस R2/2 माइनस R3 प्लस R4/2 प्लस R4/2 माइनस R5/5 प्लस R6/2 डज Rn, यदि जो n है वह सम है तब। लेकिन यदि हमारा जोनों की संख्या विषम है तब हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2/2 माइनस R2/2 माइनस R3 प्लस R4/2 माइनस R4/2 माइनस R5 प्लस R6/2। इसी प्रकार Rn-2 प्लस Rn यदि n विषम है।
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये R1 R2, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करके ये कर रहे हैं। तब R हमारा जो क्या होगा, लेस हो जाएगा R1/2 प्लस माइनस RN/2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि R2 और R1 की जो वैल्यू है वह लगभग बराबर है, तथा RN-1 और RN वाला जो हमारा जोन होगा उसकी भी वैल्यू तीव्रता बराबर होगी। तो यहाँ हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब हमारा समीकरण 3 और 4 से अगर हम देखें ध्यान से, इक्वेशन 3 में R की वैल्यू जो ग्रेटर देन R1/R2 प्लस माइनस RN/2 थी, वही इक्वेशन 4 में R इज लेस देन R1/2 प्लस माइनस RN/2 है। समीकरण 3/4 से स्पष्ट है कि यदि यह माना जाए कि प्रत्येक आयाम अपने से पहले आयाम तथा बाद के आयाम के समांतर माध्य के बराबर है, तो सभी ब्रैकेट के पद शून्य होंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर आ रहे हैं, यहाँ पे लेस आ रहा है। सभी ब्रैकेट के पद जो हैं वह शून्य होंगे। तब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू R1/2 प्लस RN/2 यदि n जो दोनों की संख्या है वह सम है तब, और विषम है तब R इज इक्वल टू R1/2 प्लस RN/2 माइनस RN यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। व्यवहार में n बहुत अधिक होता है, अतः RN या RN-1 जो है लगभग शून्य मान लेते हैं, क्योंकि जोनों की संख्या बहुत अधिक है, हम उन्हें नहीं गिन सकते। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने सिर्फ 2 जोन लिया था, लेकिन जोनों की संख्या तो n है, यहाँ पे हम उन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं। R जो परिणामी तीव्रता के लिए R इज इक्वल टू R1/2 हम ले सकते हैं, अर्थात संपूर्ण तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर परिणामी आयाम उस बिंदु पर प्रथम अर्धकाल जोन के कारण उत्पन्न आयाम का आधा होता है। हमें सिर्फ जिस भी तरंगाग्र का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका सिर्फ एक जोन हम ले सकते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा पूरा एग्जाम में कि हम किस प्रकार से हमने करके आए एंड नेगलेक्ट किया, एंड सिर्फ एक की का जो हमने कैलकुलेट किया उसका हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्धकाल जो परिणामी तीव्रता जो है वह संपूर्ण तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर परिणामी आयाम उस बिंदु पर प्रथम अर्धकाल जोन के कारण उत्पन्न आयाम का आधा होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।